हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अच्छी पढ़ाई करिए। स्कूल साथी पर मैं मैथ्स मेंटर आपका आशीष सागर एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको आज पढ़ना है। अब जैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, मतलब कि द्विघाती समीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं द्विघाती समीकरण। अब द्विघाती समीकरण जैसे ही मैंने चैप्टर का नाम लिखा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर ये द्विघाती समीकरण नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। तो बिल्कुल, आपने चैप्टर नंबर 2 में द्विघाती बहुपद करके पढ़ा था। अब ये द्विघाती बहुपद क्या है और द्विघाती समीकरण क्या है? क्या ये सर एक ही चीज है या ये अलग अलग चीजें हैं? तो बेटा, कुछ किसी चीजों में अगर हम बात करें तो कुछ एस्पेक्ट में ये बिल्कुल इक्वल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल इक्वल तो नहीं है, एक दूसरे के सिमिलर ही बोल सकते हैं, समानता है उनके बीच में। द्विघाती समीकरण और द्विघाती बहुपद में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन कुछ तो समानता है यहां पर। देखिए, तो हम यहां समझने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मैंने जब चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस भी बताया था। एक बार पॉलिनोमियल और जो है आपका इक्वेशन, मतलब कि बहुपद और समीकरण के बीच में डिफरेंस को एक बार हम समझ लेते हैं। एक बार फिर से जो है चीजों को ग्रैब करते चलिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। और जिसने चैप्टर नंबर 2 में देख चुका है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो भी सुनिए, और नए बच्चे भी सुनिए। देखिए क्या है कि यदि हम बात करें कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या है बेटा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की जो पावर की अगर हम बात करें, पावर का मतलब होता है वेरिएबल की घात, मतलब कि चर की घात। ठीक है, चर की घात यदि पूर्ण संख्या के रूप में है, मतलब होल नंबर के रूप में है, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा कोई भी गणितीय व्यंजक जिसमें क्या है, वेरिएबल मतलब जो चर की जो घात है वो कैसी है, पूर्ण संख्या के रूप में है, मतलब कि होल नंबर के रूप में है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं बहुपद। अब आप बोलेंगे सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी मैंने आपको पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार सुन लीजिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कांस्टेंट है और अगर आपके पास वेरिएबल है, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब आप एक साथ लिख देते हैं कहीं पर, तो वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप फिर से पूछेंगे सर ये बताइए कि ये कांस्टेंट क्या है, ये वेरिएबल क्या है, मतलब कि अचर क्या है और चर क्या है। अगर हम बात करें अचर की, तो अचर क्या होता है, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसका मान जो है वह चेंज नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है समय के साथ। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, चर की, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल नाम से स्पष्ट है, वेरिएबल वेरी करता है, वेरी करना मतलब चेंज होना। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कोई भी चीज जिसका मान लगातार चेंज होते जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। हमारा मुद्दा आज का जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में उसको सॉल्व करना है ना। बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब हमारे एग्जाम में आने वाला है नहीं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक लेवल पे बता दे रहा हूं, आपका कम से कम फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले मैंने बोला कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद क्या होता है, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी गणितीय व्यंजक जिसमें चर की, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में है, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। जबकि यदि हम बात करें इक्वेशन की, तो अब इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं। और इक्वेशन से पहले, ठीक है, मैं क्या बताया आपको, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होता है, तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हो, बस सीधी सी बात। अब यहां इक्वेशन वर्ड आ रहा है, देखो इक्वेशन, इक्वेशन मतलब यहां पर वर्ड इक्वल आ रहा है ना, बराबर। यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें बराबर का अगर जो है चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब आप उसको कहेंगे कि वो इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो पहली बात हम करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ये सारी बातें बेटा
पहले ही चैप्टर नंबर 2 में पूरी डिटेल में करा चुका हूं मैंने। बहुपद किसे कहते हैं, है ना, समीकरण किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, फिर बात करें चर किसे कहते हैं, फिर बात करें अचर किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने करा चुका हूं। मैं आपको बस एक क्विक रिकेप बता दे रहा हूं बहुत जल्दी जल्दी में, इसीलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हमको हमारा मेन मोटो क्या है कि इस चैप्टर को सॉल्व करना है, इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन को हमको फोकस करना है। चलिए, तो अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, पॉलिनोमियल की और इक्वेशन की, ठीक है भैया। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो हम उसको क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि मैंने वहां इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो इक्वल टू का साइन अगर लगा दिया तो वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधी सी बात है। देखिए, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा चीजों को समझाता हूं, ठीक है। देखिए क्या है, तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पॉलिनोमियल जैसे मान लो कोई लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है 3x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ऐसे लिखा है। तो यहां पर बेटा देखो, ये जो 3 है ये क्या है आपका बेटा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये 3 क्या है, कांस्टेंट। मतलब ये 3 एक संख्या है और संख्या की वैल्यू चेंज तो संख्या की वैल्यू चेंज तो नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट है, मतलब अचर है। अगर हम बात करें किसकी, जैसे ये x है, यहां पर ये अगर हम x की बात करें तो x क्या है बेटा, ये है वेरिएबल। x का मान चेंज होते रहता है तो वेरिएबल है। वेरिएबल को अपन क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो देखो यहां पर क्या है बेटा, कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा हुआ है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, और मल्टीप्लिकेशन हो गया। उनको अगर हम यहां इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब कि चर और अचर के साथ लिख देते हैं, प्लस माइनस को, डिवाइड को, तो हम उसको क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें और इसमें अगर बात करें वेरिएबल की, तो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। और ये 2 और 1 क्या है बेटा, एक होल नंबर है ना, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा बहुपद कह देते हैं। अगर हम बात करें किसकी, इक्वेशन क्या होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। जैसे कि अगर मैंने यही चीज लिखा सेम टू सेम, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 यदि मैंने लिख दिया, या इक्वल टू करके कुछ भी लिख दिया, जरूरी नहीं है 0 लिखना। यदि मैंने ऐसे लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 6y, ऐसा मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब यहां पर मैंने इक्वल का साइन लगाया हूं, बराबर का चिन्ह लगाया हूं। यदि मैंने यहां बराबर का चिन्ह लगा दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि मैं इक्वेशन मतलब समीकरण की बात कर रहा हूं। और अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो किसकी बात हो रही है, पॉलिनोमियल। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें एक छोटी सी बात आप याद रखिए कि यदि इक्वल का साइन लगा है तो वो इक्वेशन है और इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल है, सीधी सी बात। लेकिन पॉलिनोमियल किसमें है ना, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ना बोलते हुए बोलूं वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। मतलब चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तब आप उसको क्या कहेंगे, तब आप उसको बहुपद कहेंगे। और बहुपद में क्या पहचान है बहुपद की, तो एक तो ये पहचान है कि वेरिएबल की जो पावर है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और इक्वल टू का साइन नहीं लगा होना चाहिए। यदि इक्वल टू का साइन लगा है तो फिर वो क्या बन जाएगा, आपका समीकरण। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बेटा द्विघाती समीकरण, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं द्विघाती समीकरण। ठीक है, द्विघाती समीकरण। अब ये द्विघाती समीकरण है ना, और अगर हम बात करें दूसरा हमारे पास क्या है, हमने ये पढ़ के आ चुके हैं, क्या पढ़ के आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक हम पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, देखिए अभी तक तो द्विघाती बहुपद और द्विघाती समीकरण। यदि हम बात करें कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है ना, जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर जो है मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यदि 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। और अगर इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधी सी बात है। क्या बोला मैंने, समझ में आया सभी को मेरी बात? मैंने क्या बोला कि यदि आपके पास कोई भी इक्वेशन है या कोई भी बात करें पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में यदि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यदि 2 है तो आप उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इक्वल टू का साइन है तो आपको याद होगा बेटा, क्या याद होगा कि द्विघाती जो आपका बहुपद है इसका मानक रूप आपको याद होगा। मैंने इसका आपको मानक रूप लिखवाया था जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद होगा आपको, जहां पर है ना, यहां पे अपन लिख देते हैं कि जहां पर वेयर जो a है, b है और c जो है ये बेटा कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब हम इसको बोलेंगे कि यह जो है वह रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा जहां a b c जो है वो क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, और फिर क्या बताया था, और एक चीज और याद रखिए, यहां पर a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो ये तो बेटा ये वाला जो है आपका टर्म, ये वाला जो पद है वही गायब हो जाएगा। फिर तो यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 बच जाएगी, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो हम उसको कैसे द्विघाती कहेंगे, क्वाड्रेटिक कैसे कहेंगे? फिर तो वो लीनियर बन जाएगा, रेखीय बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बेटा सीधी सी बात है, सेम चीज है बेटा, यहां पर जो चीज है वही चीज होगा। तो यदि मैंने बात करा कि इसका मानक रूप क्या होता है, किसका मानक रूप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जैसा कि वहां पर है। क्या है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो बराबर 0 अभी नहीं लगा था, मैं पहले समझा देता हूं। चलो, अगर इतना लिखा हुआ है इसका मतलब आप यहां पर बोलोगे कि सर जो ax स्क्वायर bx प्लस c, यहां पहले मैं बता भी देता हूं कि जहां पर, अच्छा यहां लिख देता हूं, जहां पर आपका a, b और c ये तीनों क्या है? तो तीनों बेटा सीधी सी बात सेम चीज, यहां पर भी क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, और जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर है। ठीक है, और यहां पर भी एंड a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला मैंने, मानक रूप की अगर हम बात करें तो मानक रूप में मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन लगा दिया, बराबर 0 कर दिया, बराबर में कुछ नहीं तो 0 लगा दिया। अगर हम बात करें बराबर 0 लगा दिया तो यदि मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूं तो वो इक्वेशन बनता है, और यदि मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाता हूं तो वो पॉलिनोमियल बनता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि a b और c ये वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या होती है अचर, है ना, अचर मतलब जिसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो बात करें अचर का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब जैसे कि 0 1 2 3 4, क्या इनका वैल्यू कभी चेंज होगा? तो 1 तो 1 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 तो 3 ही रहेगा। जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जिसका मान चेंज नहीं होगा उसको अचर कहते हैं अपन लोग, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या है? वास्तविक संख्याएं अचर हैं। ठीक है बेटा, अब यहां ये तो हो गया अचर, और x क्या हो गया बेटा? x क्या हो गया? चर, मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। तो क्या है देखो, चर और अचर एक साथ लिखा हुआ है, तो ये तो बन गया क्या? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर भी ये क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? समीकरण। इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे पॉलिनोमियल या बहुपद। समझ में आ गई मेरी बात? तो यदि मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये बोलेंगे। और यदि मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, मतलब द्विघाती समीकरण बोला, तब उसका मानक रूप क्या होगा? उसका मानक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इक्वल आप लगाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है,
तो ये इसमें सिमिलैरिटी थी, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अब इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो वही है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है सर चैप्टर नंबर 4 से, ये हमें बताइए। ठीक है, बताते हैं। अभी देखो क्या है, देखो तो हम लोग जैसा कि आगे पढ़ रहे हैं द्विघाती समीकरण के बारे में। द्विघाती समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो जितने भी द्विघाती समीकरण है सब इसी रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा, जहां पर मैंने क्या बताया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a को 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, b का वैल्यू 0 हो जाए, c का वैल्यू 0 हो जाए, चल जाएगा काम। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और उस एग्जांपल में आप बताइएगा कि क्या वो द्विघाती समीकरण है या नहीं है, द्विघाती समीकरण है या नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि बताइए बेटा, मैंने बोला बताइए 3x टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस 6 है ना इक्वल टू 0, ये लिख दिया। तो आप बोलेंगे सर यहां पर मैंने सबसे पहले आपसे पूछा बताइए ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है या नहीं, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये तो है, यहाँ कांस्टेंट है और उसके साथ वेरिएबल लिखा है, बीच में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, ये क्या है बेटा, ये 3 है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक अपना पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, मतलब कि द्विघाती, अगर हम बात करें द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद या समीकरण है ना, इक्वल टू का साइन लग गया तो समीकरण बोल देंगे, तो द्विघाती समीकरण तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। अगर हम बात करें सेकंड, कोई एक इक्वेशन आपको देता हूं, ऐसा लिखा 3x टू दी पावर 2 इक्वल टू 0, इतना ही लिखा बस मैंने बोला बताओ क्या ये द्विघाती समीकरण है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण है। अब मैंने क्या बोला, तीसरा नंबर ऐसे लिखा, मैंने क्या लिखा, 4x टू दी पावर 2 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर बताइए, है ना, आप बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, है ना। कैसे सर, यहाँ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। बिल्कुल बेटा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर एक चर नहीं 2 चर हैं। कौन कौन से चर हैं, x और y। अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है, देखो पीछे बैक में जाते हैं, हमने पढ़ा है द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण, वैसे इस चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए था आपकी बुक में, आपकी बुक में ये होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो ये जो हमारी बात करें तो हमने यहां लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब केवल एक वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं अपन। यदि ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें 2 वेरिएबल हो, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, वैसे यहां पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात चल रही है, तो यहां पर भी वन वेरिएबल की बात चल रही है, मतलब एक चर की बात चल रही है। एक चर वाले, अगर इसका हिंदी में सही नाम होना चाहिए, एक चर वाली द्विघाती समीकरण। एक चर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर केवल एक ही चर है, कौन सा है, x है, यहां पर केवल कौन है, x है। यदि यहां y हो जाएगा तो ये हो जाएगा या 2 वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। तो जैसे हम लोग यहां बात करें, देखो अभी जो मैं आपको बता रहा था, तो ये भी आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब द्विघाती समीकरण एक चर के साथ वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं ऐसे लिखा, ठीक है, कैसे लिख दिया, जैसे लिखा 4z की पावर, या y लेता हूं, चलो ठीक है, तो यहां लेता हूं, देखो 4y टू दी पावर 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या सर ये एक द्विघाती समीकरण है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। देखो यहाँ एक ही वेरिएबल है y और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये होगा। तो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन ऐसा ही आता है, क्या आता है, आपको एक इक्वेशन दे देगा, मतलब एक इक्वेशन दिया, उसमें पूछेगा बताइए ये द्विघाती समीकरण है या नहीं, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो आप बोलोगे बिल्कुल है, और नहीं होगा तो आप बता दोगे कि नहीं है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि क्यों नहीं है, ये भी पूछता है, तो उसका भी आप रीजन देंगे। जैसे मैंने यहाँ पूछा कि बताइए ये क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 तो है,
चर की अधिकतम घात 2 तो है, लेकिन यहां पर दो चर हैं। कितने चर हैं? 2, x और y। जबकि अपने को पढ़ना क्या है, मतलब हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां तो 2 वेरिएबल आ गए, ठीक है। मैंने बोला ये वाली नहीं है, आप क्या उसका जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि यहां पर जो आपका वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है, जबकि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो इस वजह से यहां पर ये नहीं होगा। अच्छा, यहां होगा, क्यों होगा? यहां होगा क्यों होगा ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। अब अपने को सीधे डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली हमको क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है, और हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, तो देखो सबसे पहले मैं आपको किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में वो मैं करवाता हूं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, कुछ सवाल करवाता हूं। क्या क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एमपी बोर्ड में जैसे क्वेश्चन बुक में गिवन है वैसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल अपीयर हो जाते, दिख जाते कि वैसे ही सेम क्वेश्चन आए, तो उसको हमको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं बात कर रहा था चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण में, तो पहले वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है? यहाँ पर पहली वैरायटी का क्वेश्चन ये बनता है कि पहचानिए, है ना, कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए कह रहा है कि जांच करें कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले वैरायटी का क्वेश्चन ये आता है, तो सबसे पहली वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। देखो ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ जो है पहले से क्या कर देता हूं, एक छोटी कुछ बात बता देता हूं, ठीक है। देखो यहां समझिए, तो हम लोग हमारे बोर्ड में चलते हैं। चलिए, तो हम लोग अगर बात करें तो क्या बात कर रहा था बेटा, मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कि जो कि अभी हमको इस क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, जिसको हम बेसिक फार्मूला भी बोल सकते हैं वैसे तो। क्या है? देखो बेटा, बेसिक फार्मूला जो कि आपने पहले पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। क्या है बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को मालूम होगा। और जिसको नहीं मालूम होगा एक बार रिकॉल करिए और थोड़ा ध्यान करिए कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना बेटा मैंने जो लिख रहा हूँ? ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? यदि हम बात करें थर्ड नंबर, क्या बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चौथा नंबर क्या बेटा, a प्लस बी की पावर 3, ये भी याद होना चाहिए। पांचवा नंबर a प्लस नहीं माइनस a माइनस बी टू द पावर 3, ये भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये सारी आपको सर्व समीकरण कह लीजिए, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज, ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तभी आप जो है अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप कर पाएंगे अच्छे से। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, सबको मालूम है बेटा, इसका फॉर्मूला सभी को तो पता ही है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम बात करें a माइनस बी का क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या वही मतलब है। इसका क्या होता है बेटा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3, b की घात 3, फिर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर। यदि हम बात करें माइनस वाले की क्या होता है, तो a की घात 3 यहाँ माइनस लगता है, b की घात 3 यहाँ माइनस लगता है, 3a स्क्वायर b फिर यहाँ पर लगता है प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आप लोग को आइडेंटिटीज मतलब सर्व समीकरण याद रखना है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab है, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए। एक बार इसको 2 मिनट के लिए आप देख लीजिए, और ज़्यादा ही तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए इसको, और जल्दी जल्दी रिकॉल करते जाइए भाई कि हमने क्या लिखा है, ठीक है। देखो जहां तक मेरे को लगता है कि आपको पहला दूसरा तीसरी आइडेंटिटी तो याद होगी, है ना, सर्व समीकरण याद होगी, चौथा और पांचवा थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन में क्या था कि हमको पहचानना था कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब कौन द्विघाती समीकरण है और कौन नहीं है। यदि आप इसको देखो, पहली इक्वेशन को देखो,
तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में सिंपल सी ये चीजें आएगी कि सर देखिए यहाँ वेरिएबल जो है अपने पास x है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है, और x की जो मैक्सिमम पावर है सर, यहाँ x की मैक्सिमम पावर तो 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है ना। तो और यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है सर, तो इसको कैसे करेंगे। वैसे अगर मैं देखूं, केवल देख करके बताऊं, तो देख करके यदि मैं बताता हूं तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। तो एक बात याद रखिएगा कि आप हमेशा ऐसा देख के नहीं बता दोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले सॉल्व करना है। जैसे कि बात करूं ये इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। कितनी है मैक्सिमम पावर, 2 है। आप बोलोगे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बेटा आपको डायरेक्ट देख के नहीं बताना है, कभी उसको प्रॉपर सॉल्व करना है। जैसे हमने देखा यहाँ पर देखो, इसको अगर हम बात करें तो यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर, कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, पर क्या पता अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। तो मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं, मैं बस आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन को देख करके आप डायरेक्टली नहीं बोल दोगे कि ये द्विघाती समीकरण नहीं है या है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको पहले सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है बेटा। किसको, x + 1 होल पावर 2 इक्वल टू 2x - 3। तो इन सारी इक्वेशनों में से मैं कुछ इक्वेशंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा, एक दो बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जैसे कि मैं ये पावर 3 वाले क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, ये दोनों को करा दूंगा और एक इसको करा दूंगा। तो एक काम करते हैं, a + b होल स्क्वायर वाली जो सरसमीका सभी को आती है उसको आप ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ ये आपको 7 और 8 वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखें, तो यहाँ आपको देखने से क्या लग रहा है, देखो बेटा यहाँ देखने से लग रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है सर, और मैक्सिमम पावर 2 है, इसका सीधा सा मतलब है कि सर ये द्विघाती समीकरण है सर। क्या पता बेटा इसको सॉल्व करें तो हमको द्विघाती समीकरण नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग हमारे बोर्ड में चलते हैं और इस इक्वेशन को लिखते हैं x + 2 होल क्यूब। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा कलर से लिख लेते बेटा, ठीक है। कौन सा कलर से लिखा जाए, यही कलर तो दिखता है मेरे को बस। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है x + 2 टू द पावर 3 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ये 2x और ब्रैकेट में x² - 1, 2x है ना, और ब्रैकेट में x² - 1। क्या यह द्विघाती समीकरण है या नहीं है पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, मैंने क्या बोला बेटा, आप कभी भी डायरेक्टली देख करके ये नहीं बोलेंगे कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, कहने का मतलब पूरा उसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। करिए जरा इसको। तो हमारे पास क्या गिवन हुआ है, x + 2 होल स्क्वायर बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। चलिए यहाँ पर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर a + b की पावर 3 है यहाँ पर। चलो यहाँ पर 3 है मैंने 1 लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। तो क्या लिखना है, यहाँ पर 3 है। तो अभी मैंने आइडेंटिटी आपको बताया था, अभी मैंने आपको सर्वसमीका बताया था। क्या सर्वसमीका थी, देखो ये वाली पावर 3 वाली सर्वसमीका, इसको याद रखिए। चलो चलो तो यहाँ पावर 3 वाली सर्वसमीका को देखते हैं क्या है। देखो तो यदि हम बात करें a + b होल पावर 3, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले तो आपको ब्रैकेट में, कहाँ लिख दूँ बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सिंस हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं a + b की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a² b धन 3ab², ये होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, यहाँ इसी से ओपन करते हैं। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, x हो जाएगा a, 2 हो जाएगा आपका b, ठीक है बेटा। देखो तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 मतलब x की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 प्लस, ठीक है, 3a², 3 a की जगह कौन है x, इसका स्क्वायर,
और b की जगह कौन है 2, तो 2 को ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह कौन है x, इंटू b की जगह कौन है 2, इसका स्क्वायर, प्लस, ठीक है, प्लस तो हो गया, खत्म हो गया तो, और ये हो गया सॉल्व, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू ये लिखा है, इसको अंदर इंटू कर रहे हैं तो 2x की पावर कितना हो जाएगा 3, और इसका 1 से इंटू करेंगे तो 2x का 1 से इंटू करेंगे तो 2x ही आएगा। ठीक है, अब इनको देखो सॉल्व करके जरा क्या आ रहा है। तो यदि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो देखो x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो ऐसे मत बोल देना 2 3 6, 2 3 6, ऐसा नहीं है। 2 की पावर 3 मतलब 2 जो है वो गुणे में 3 बार लिखा हुआ, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, याद रखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, तो यहाँ मैंने लिख दिया 8, प्लस यहाँ कितना होगा 3 दूनी 6, 6x की घात 2, प्लस यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4 तिया 12x बराबर। ठीक है बेटा, एक बात याद रखें एग्जाम में आप लोग ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू वाला साइन लगाएं और ये इंप्लाइज वाला भी साइन लगाया करो, है ना, ये वाला चिन्ह भी, ये वाला चिन्ह कब लगता है जब बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, उसके आगे, ये वाला चिन्ह कब लगता है जब उसके आगे बराबर का चिन्ह हो, एक बात याद रखिएगा। तो आप हमेशा ये वाला चिन्ह भी लगाएं और बराबर के नीचे बराबर लिखिए, जैसे देखो यहाँ बराबर के नीचे बराबर, अब एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से मैंने ऐसा किया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12x हो गया, यहाँ पर 2x की घात 3 है और माइनस का 2x है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सबको इधर लेकर के आता हूं, क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको, कि जो हमारा मानक समीकरण है, मतलब जो मानक रूप है हमारा द्विघाती समीकरण का, जो मानक रूप है द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा मानक समीकरण है। तो हमको क्या करना है, सभी इक्वेशनों को सॉल्व करना है, जो भी आपको समीकरण देगा, जो भी आपको समीकरण देगा वो समीकरण को सॉल्व करना और इस फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करना। यदि वो इस रूप में दिखाई दे रहा है तो वो द्विघाती समीकरण है, नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ b जो है वो 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा, बराबर 0 की फॉर्म में लाया करो। तो इसलिए मैं सबको इधर ले जा रहा हूं। तो क्या होगा देखो, x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x टू दी पावर 2 प्लस 12x, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 2x की घात 3 माइनस में प्लस 2x, और ये बराबर कितना हो गया 0। अब इनको हल करो जरा, कितना होगा देखो, तो 2x की घात 3 और x की घात 3 इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा। पहले एक काम करते हैं अपन, जो है पावर वाले को पास में ला लेते हैं, ठीक है। तो चलो ऐसा लिखता हूं 1x की घात 3, सेम पावर को मैंने पास में ला लिया भैया, ये लो। अब उसके बाद पावर 2 वाला कौन है, ये है 6x टू दी पावर 2। इसके बाद कौन है पावर 2 के बाद, पावर 1 वाला, पावर 1 वाला कौन है 12x, और धन का कौन है 2x। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, मतलब कि चर नहीं है, तो अकेला बचा है 8, तो प्लस का हो गया 8 बराबर कितना हो गया 0। अब इनको सॉल्व करो तो देखो कितना होगा, यहाँ बेटा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1x की घात 3, लेकिन माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, प्लस 6x टू दी पावर 2, क्योंकि पावर 2 वाला कोई भी यहाँ पर पद नहीं है, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो 12 और 2 हो जाएगा 14x प्लस 8 बराबर 0। अब एक बात बताइए, ये जो हमारे पास समीकरण आया है, ये जो हमारे पास समीकरण आया है, क्या ये समीकरण में जो आपकी चर है, मतलब जो आपका वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर क्या 2 है क्या? तो देखो यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 3, और वेरिएबल का यदि मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब यह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। हमने क्या बोला था कि चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यहाँ तो चर की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब यह द्विघाती समीकरण नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा सभी बच्चों को? चलिए एक बार और दूसरे क्वेश्चनों को अब सॉल्व करते हैं, दूसरे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास आ रहा है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, जो कि मैं आपको 7th वाला बता दिया, अब 8th वाला बता रहा हूँ। x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3। आप बोलोगे सर ये देखने से समझ में आ रहा है कि द्विघाती बहुपद नहीं है, क्या पता सॉल्व करने से आ जाए, ठीक है, इसलिए कभी रिस्क नहीं लेना, पहले पूरा सॉल्व कर लेना बेटा। तो देखो क्या है हमारे पास, x टू दी पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। हाँ अगला नेक्स्ट जो है स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 8 है ना, ये आपको रेड कलर दिखाई देता है ना बेटा, नहीं चमकता है आप लोगों को, इसको हटा देते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन इस कलर से लिखते हैं, जो कि अपना फेवरेट कलर भी है
फेवरेट कलर नहीं है एक्चुअली में, क्या है ना, ये बोर्ड में अच्छे से दिखता है इसलिए इसको लिखता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या है, बराबर दिख रहा है आपको यहीं से दिख जा रहा है मुझे, x माइनस 2 होल पावर 3, x माइनस 2 होल पावर 3, x माइनस 2 होल पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है, तो मैंने जैसा कि बताया कि डायरेक्टली हम नहीं बताते, हमको क्या है प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है। आइए सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको समझते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, उत्तर देखिएगा, हल देखिएगा, बोल दिया जाए हल। चलो सबसे पहले हमको क्या दिया है ये लिखना चाहिए बेटा, ठीक है, क्या लिखना चाहिए, क्या दिया है, ऐसे प्रॉपरली अच्छे से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, इस इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, एक्स टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो नहीं है, बराबर x माइनस 2 टू दी पावर 3, इसको हल करते चलो। तो क्या होगा, देखो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ये तो जैसा का वैसा ही रहेगा, x टू दी पावर 3 4x टू दी पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये जैसा का वैसा क्यों रह रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, प्लस माइनस क्यों नहीं हो रहा है। तो बेटा आपको मालूम होगा कि सेम घात वाले है ना, जिनकी घातें समान होती है उन्हीं में जोड़ना होता है, उन्हीं में घटाव होता है, उन्हीं में घटाना होता है, प्लस होता है और माइनस होता है, जिनकी घातें सेम होती है। और अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन की बात करें, यानी अगर हम गुणा और भाग की बात करें, तो अलग अलग घातों वाले जो हैं वेरिएबल्स जो हैं उनका गुणा भी हो जाता है और भाग भी लग जाता है, लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए आपको सेम घात का होना जरूरी है। चलिए अब यहाँ अगर हम बात करें तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, एक बार और लिख देता हूँ, लिख दूँ बेटा एक बार और फॉर्मूला, क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब, क्या होता है बेटा, सोचिए जरा, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, माइनस वाली सर्व समीकरण लगेगी, सोचो थोड़ा, रिकॉल करो, ठीक। देखो मैं बताता हूँ क्या है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। चलो अब इनको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल पावर 3, तो a टू दी पावर 3 मतलब x टू दी पावर 3, ठीक है, माइनस b टू दी पावर 3, b कौन है यहाँ 2 टू दी पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर, 3 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है x और इसका स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 2 प्लस 3, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है x इंटू b का वैल्यू कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ऐसा अच्छे से लिख देता हूँ। अब इनको सॉल्व करो, देखो बेटा क्या आएगा हमारा आंसर। तो यदि हमने इसको सॉल्व किया तो x की टू दी पावर 3 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या आएगा, x की पावर 3 तो x की पावर 3 ही रहेगा, 2 टू दी पावर 3 तो 8 हो जाएगा, अभी बताया था, फिर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 x की घात 2 धन 2 दूनी 4 तिया 12x हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सभी को इधर लाना होता है ना, क्यों, क्योंकि मानक रूप में हमारे पास बराबर 0 है। तो चलो x टू दी पावर 3 माइनस 4x टू दी पावर 2 माइनस x प्लस 1, x टू दी पावर 3 इधर आएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस बनेगा, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 बनेगा, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बनेगा, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 बनेगा, उधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0। अच्छा एक बात और कि ये बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, इसके नीचे बराबर आना चाहिए था, तो इसको थोड़ा गैप ज़्यादा लेकर के चलेंगे आप, है ना, वैसा होना चाहिए, जिससे क्या होता है बेटा कि एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन जमता है आप लोगों का, आपका मतलब ये होता है कि यार आप ठीक से सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का पूरा जो है रूल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो इम्प्रेस होता है, तो वो नंबर जैसे कभी थोड़ा बहुत गलती हो भी गई प्लस माइनस में तो वो नंबर नहीं काटता है बेटा। चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, देखो क्या है, एक्स टू दी पावर 3, तो मैंने क्या बोला, पहले जो सेम पावर है उनको पास में लाओ, एक्स टू दी पावर 3 ये माइनस का है तो माइनस एक्स टू दी पावर 3, ठीक है। अब पावर 3 के बाद इससे छोटी पावर कौन है, इससे छोटी पावर है 2 कौन है, ये देखो ये क्या है, माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये है प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है, सेम पावर को पास में ला लिए। अब क्या किए,
पावर 2 वाला, पावर 3 वाला हो गया, पावर 2 हो गया वाला हो गया, पावर 1 वाला, तो ये देखो माइनस एक्स, और ये है बेटा माइनस का 12x। ठीक है, अब ऐसा पद जिसमें x है ही नहीं, कौन है बेटा? अकेला, यहाँ पर अकेला नहीं है, 8 है और प्लस 1 है, तो 8 और 1 बराबर 0। अब सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो x टू दी पावर 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 प्लस, और एक में प्लस का चिन्ह है, एक में माइनस का चिन्ह है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2x की घात 2, धन का 2 बचेगा, क्यों? क्योंकि 6 के सामने धन है, बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह है। 12 और 1 हो जाएगा 13, तो माइनस हो जाएगा 13x हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, 8 और 1 9 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब एक बात बताओ इस समीकरण को देख करके कि क्या यह द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर हमको द्विघाती समीकरण है या नहीं देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की यदि मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब कि चर की अधिकतम घात 2 है, तो वो क्या होगा? द्विघाती बहुपद होगा। यहां देखिए, यहां पर वेरिएबल कौन है? x। ठीक है भैया, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2, और x की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब कि यह द्विघाती बहुपद होगा। तो आप लिखोगे कि यह द्विघाती बहुपद होगा, क्योंकि यह मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यह द्विघाती बहुपद होगा। बात समझ में आ गई? तो पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से कराया। क्या था पहले टाइप का क्वेश्चन? कि आपको एक इक्वेशन देगा और बोलेगा कि बताओ कि यह द्विघाती बहुपद है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको देख के ही नहीं बता देना है। जैसे कि यहां पर देखो, जैसे कि यहां देख के ही ऐसा लग रहा था x टू दी पावर 3 था, तो देख के ऐसा लग रहा था यार इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, ये तो द्विघाती बहुपद नहीं होगा। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने पाया कि ये तो द्विघाती बहुपद है। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन को हमको डायरेक्टली यह द्विघाती बहुपद होगा या नहीं होगा डायरेक्टली कभी नहीं बताना है, हमको पहले उसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना है। जहां सर्वसमीका लग रही है वहां सर्वसमीका लगाना है, और जहां सिंपल जो है प्लस माइनस हो रहा है वहां प्लस माइनस करना है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है बेटा, चलिए द्विघाती समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले वैरायटी का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। पहले वैरायटी का क्वेश्चन क्या है कि आपको इक्वेशन देगा और बोलेगा बताओ ये द्विघाती समीकरण है या नहीं। ठीक है, कैसे करना है पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है, पहले बताया हूं। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन क्या बनता है आपके सामने लिखा हुआ है, देखो क्या लिख रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघाती समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अच्छा ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखना है, इन सिचुएशन को लिखना है। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझ लीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, कितना है? 528 वर्ग मीटर। ठीक है, भूखंड की लंबाई और उसकी चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब कि यहां लिख रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से उसकी चौड़ाई से 1 ज्यादा है, 2 गुने से 1 ज्यादा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, उसके लिए आपको क्या करना है? द्विघाती समीकरण बनाना है। देखो बड़ा सिंपल है कि हमको मालूम है कि जो क्वेश्चन में हमको नहीं दिया होता है हम उसको x मान लेते हैं बेटा, सीधी सी बात है। चलिए यहां हम लोग x मान लेते हैं जो समीकरण में हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो नहीं दिया उसको x, और दूसरे वाले को जो है जो भी हमको इक्वेशन दे रहा है, मतलब जो भी हमको कंडीशन दे रहा है उसके हिसाब से। आइए चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी चौड़ाई है ना, उससे लंबाई जो है वो 2 गुना है और उससे 1 ज्यादा है। तो हमको यही नहीं मालूम कि चौड़ाई कितनी है, तो अब तो हम बोलेंगे कि लंबाई 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, जब हमको कोई चीज मालूम नहीं होती मैथमेटिक्स में तो हम उसको x मान लेते हैं। चलिए तो हम क्या लिखते हैं कि माना कि जो आपका आयताकार भूखंड है, तो मैं यहां लिखता हूं माना कि भूखंड की चौड़ाई पहले हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना बेटा ये? हाँ ठीक है। अब अगर हम बात करें
चौड़ाई तो हो गया। अब अगर इसकी लंबाई की बात करें तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, तब प्रश्नानुसार है ना भूखंड की क्या लंबाई, भूखंड की लंबाई होगी, क्या होगी बेटा, दो गुने से एक अधिक बोल रहा है, तो जितनी भी चौड़ाई है उसके दो गुने से एक अधिक है। ठीक है, ये देखो तो मैंने क्या किया, जो लंबाई है, चौड़ाई कितनी है x, तो लंबाई कितनी बोल रहा है, चौड़ाई जितनी भी है उसके दो गुने से एक ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस करना। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई आ गई। अब आपको क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। अब हम यहां लिखते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं आयताकार भूखंड की का क्षेत्रफल। तो मैं यहां लिखता हूं आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगुलर शेप का जो आपका प्लॉट है, रेक्टेंगुलर शेप का जो प्लॉट है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ जितना भी है, तो लेंथ कितना गिवन है अपने को, लेंथ गिवन है 2x + 1 और इनटू में चौड़ाई कितनी गिवन है x। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया है 528, ये दिया हुआ है 528। अब जरा इनको सॉल्व करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, बन जाएगी। देखो x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x की घात 2 हो जाएगा, धन x का गुणा 1 से करेंगे तो x ही रहेगा, 528 यही रहेगा। ठीक है, अब ये जो 528 प्लस का है उसको उधर ले जाकर पटक दो तो कितना हो जाएगा, 528 को उधर ले जा दोगे तो बराबर हो जाएगा 0। 2x की पावर 2 है, प्लस का x पहले से है, 528 प्लस इधर आकर के हो जाएगा -528। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2x², मेरे पास आएगा, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो 2x² + x -528 बराबर -528 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन बन गई। तो देखिए बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये द्विघाती समीकरण है। तो आप बोलोगे सर द्विघाती समीकरण तो है, क्योंकि इसमें जो आपका वेरिएबल है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है 2। तो वही बोल रहा था अपने को क्वेश्चन में कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए हमको क्या करना है, द्विघाती समीकरण बनाना है। तो ये हमने द्विघाती समीकरण बना ली। अब आप बोलोगे सर इसको आगे सॉल्व नहीं करना है क्या, इतना ही करना है। ठीक बेटा, अभी इतना ही करना है। मैं आपको आगे की क्लास में ये भी समझाऊंगा कि द्विघाती समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं उसको। ठीक है, तो बात करें हमने अभी तक क्या किया, दो प्रकार के क्वेश्चन किया कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि द्विघाती समीकरण है या नहीं, बताइए, पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में कंडीशन देकर बोलेगा द्विघाती समीकरण बनाइए तो बना दिए। अब बेटा यही एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, 4.1 चल रहा है, 4.1 में एक आखिरी क्वेश्चन दिया है सबसे लास्ट वाला, वो आपको थोड़ा टफ लगता है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल हम कौन सा कर रहे हैं, द्विघाती समीकरण हम बना रहे हैं। जो भी हमको सिचुएशन दी हुई है, जो भी हमको परिस्थिति दी है, उसके लेकर के हम क्या कर रहे हैं, द्विघाती समीकरण बना रहे हैं। आइए द्विघाती समीकरण बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आइए समझिए। तो हम यहां कर रहे हैं हल। ठीक है बेटा, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमको यूनिफॉर्म स्पीड नहीं पता कितने से कर रही है। ठीक है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, जितनी भी चाल से वो चल रही थी, बेटा कितनी चाल से चल रही थी नहीं मालूम, लेकिन जितनी भी चाल से वो चल रही थी उससे अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह वही दूरी तय करने में 3 घंटे
अधिक समय लगाती है, मतलब वो जितनी भी दूरी तय कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना भी पहले वो x स्पीड से मान लो चल रही थी, तो उसको कितना भी समय लग रहा था, मान लो t टाइम लग रहा था। अब जितना भी समय अब लग रहा है, कब लग रहा है, जब उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया। कितना कम किया, 8 किलोमीटर पर आवर के रेट से कम कर लिया। तो उसको जितना भी समय लग रहा था उससे कितना समय, 3 घंटे ज्यादा लगेगा, बोल रहा है 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो इसको हम सिचुएशन की फॉर्म में कैसे बनाएं, एक छोटा सा बात आपको बताता हूं, क्या कि यहां पर जो है एक सूत्र काम आएगा जो कि आप जानते हैं। क्या होता है बेटा सूत्र, बहुत सिंपल सा सूत्र है हमारे पास। मैं कहां, यहां लिख देता हूं, यहां पर बेटा आपको यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो यहां अगर हम बात करें, एक सूत्र है चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है बेटा, सभी को मालूम है ये वाला सूत्र। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो हमको ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 480 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है दूरी तय कर रही है। अब हमको ये नहीं मालूम कितनी चाल थी भैया उसको, और 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा ये भी नहीं मालूम। तो कैसे करेंगे, हम यहां लिखते हैं कि माना कि क्या, माना कि रेलगाड़ी की, माना कि रेलगाड़ी की क्या जो चाल है, ठीक है, आपको इतना दिखता तो है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटे है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तथा उसे मतलब किसे, रेलगाड़ी को, तथा उसे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, दूरी तय करने में, दूरी तय करने में एक्स आर समय, एक्स आर का समय, एक्स आर मतलब कि एक्स घंटे का समय, या एक्स नहीं बोलते, बार बार दो बार एक्स हो जाएगा, तो अपन करने में ऐसा लिखते हैं T1 समय लगता है। कितना समय लगता है, T1 समय लगता है, जो भी समय लग रहा है T1 लग रहा है, ठीक है बेटा। तो जितना भी समय उसको लग रहा है कितना लगा, T1। अब उसने क्या किया, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, तो हम यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार, यहां हम लिखते हैं कि प्रश्नानुसार क्या बेटा, प्रश्नानुसार चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तब जो चाल होगी वो क्या होगी, तब जो आपकी चाल होगी वो कितनी होगी, तो जितनी भी थी x उसमें से 8 को कम कर दो, कम बोल रहा है तो कम कर दो, माइनस कर दो, ज्यादा बोलता तो अधिक कर देते, ठीक है। प्रश्नानुसार चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तब चाल जो है इतनी होगी, ठीक है। और उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो 3 घंटे कम लगता है। तब हम क्या लिखते हैं, तब रेलगाड़ी को है ना 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में है ना कितना समय लगता है, में T2 में माना कितना बेटा, T2R लगता है। अब ये T2R लगता है मतलब कितना लगता है, तो जितना भी पहले लग रहा था, पहले कितना लग रहा था, पहले लग रहा था T1 और बाद में कितना लग रहा है T2, तो जितना भी समय पहले लग रहा था है ना उससे 3 घंटे ज्यादा लगता है, कह रहा है उससे कितने घंटे ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो आइए यहां प्रश्न को समझिए, देखो कैसे यहां पर हम लिख रहे हैं कि यहां पर जो भी उसको समय दोबारा लगा, दूसरी बार जो समय लगा, ठीक है, ये कलर का उपयोग नहीं करते अपन लोग, एक काम करते हैं रेड का यूज करते हैं, रेड में दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो जितना भी समय उसको दूसरी बार लगा है ना, पहली बार जितना भी समय लगता था उससे 3 घंटे उसको ज्यादा लगा, ठीक है। कितने घंटे ज्यादा लगा बेटा, 3 घंटे ज्यादा लगा,
क्या बोला मैंने, सबको समझ में आया कि जितना भी समय उसको देखो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की रेट से वो जब वो चला, मतलब कि 8 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जब वो चला, है ना, तो उसको जितना भी रफ्तार से वो चल रहा है ना, जितना भी समय उसको पहले लगा था, ठीक है, उससे कितना 3 घंटे कम लगा, सॉरी 3 घंटे ज्यादा लगा बोल रहा है, 3 घंटे ज्यादा। सीधी सी बात है बेटा, यहां आपको दिख रहा है कि जब आप क्या करोगे, चाल को बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, चाल को बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, और समय कम लग रहा है इसका मतलब चाल ज्यादा है। सीधी सी बात है, आप गाड़ी को तेज चलाओगे तो समय कम लगेगा पहुंचने में, सीधी सी बात है बेटा। तो क्या बोल रहा है कि यदि वो स्पीड कम कर लेगा तो समय उसको t2 लगा, मैंने मान लिया। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार, कि जितना भी समय उसको लगा स्पीड कम करते समय, स्पीड जो कम किया उसने, उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना भी समय लगा, है ना, वो पहले वाला जितना भी समय लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लगा। तो पहले कितना समय लग रहा था, t1 मैंने मान लिया, है ना, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी लग रहा था। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बेटा हमको बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है, ये वाला देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको समय चाहिए, तो हम एक बात जानते हैं कि समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी के नीचे चाल आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अब इनको हल करते हैं। देखो तो t2 जो है वो t2 कब है, सेकंड वाली कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है, तो दूरी तो भैया 480 ही है, ठीक है, और बटे चाल कितनी है, चाल है x माइनस 8, ठीक है, x माइनस 8। t1 कब की बात है, पहली बार, है ना, जब वो स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया तो कितना किया बेटा, दूरी कितना है, दूरी तो उतना ही है 480, पर यहां पर चाल है x और धन का मैंने क्या लिखा 3। अब बेटा थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, इसको इधर लेकर के जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 480 बटे में x माइनस 8, वो धन वाला इधर आएगा तो बचेगा ऋण 480 डिवाइडेड बाई x, और प्लस का 3 अभी इधर मत लाओ, रहने दो उसको, अभी 3 को वहीं रहने दो, है ना, आगे सॉल्व करेंगे। यहां देखो क्या हो रहा है, इन दोनों में मैंने क्या किया, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, उन दोनों का पहले इनटू हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको सिखाया भी हूं कि इस भिन्नांकों को कैसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 8 का इंटू x से होगा, तो x माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा x, इन दोनों का पहले गुणा करते हैं, फिर ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है, इसका गुणा इससे हो गया। तो एक काम करते हैं अपन लोग बेटा, सबसे अच्छा देखो यहां हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से 480 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, 480 को कॉमन निकाला, ठीक, देखो मैंने क्या किया, 480 को कॉमन निकाला, 480 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 480 चले गया, एक बचा, 1 1 माइनस 8 माइनस 1 बचा बटे x बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखो 480 गुणा में है, इधर उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो अब इनको भी सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो x माइनस 8 का गुणा 1 से होगा, तो x माइनस 8 का गुणा x से हुआ, और x का गुणा 1 से होगा तो x एकम x ऐसे बोल दो, ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस 8 का गुणा 1 से होगा तो x माइनस 8 लगेगा, बराबर कितना हो जाएगा 3। अब बेटा देखो ये गुणा में है इधर, तो उधर जाकर के भाग 480 लग जाएगा, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो मैंने यहां पर क्या किया, एक बात याद रखना, जब भी ऋण का चिन्ह हो उसके बाद में ब्रैकेट जरूर लगाया करो, जैसे मैंने यहां लगाया। अब इनका इंटू करो, माइनस का इंटू अंदर करो, करो जरा, x है तो x ही रहेगा, x है तो x ही रहेगा, माइनस का गुणा अंदर तो माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, बटे यहां देखो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर होगा, माइनस 8 का गुणा x से होगा तो 8x हो जाएगा, बराबर, ठीक है, 3 480 को काट देगा, कितना 3 एकम 3 बचेगा 1 18, 3 छक्के 18, ओहो बेटा ये तो हट गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारी इक्वेशन आ गई थी, हमारी इक्वेशन आपको याद होगी क्या आई है, तो हमारी इक्वेशन आई है 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x बराबर, एक ब्रैकेट में था ये, ठीक है, और ये है 3 बटे 480 था, ये कट रहा था बेटा, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 छक्के 18 और 0,
6 × 18। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को गुणा करो, ये करे थे अपन ने। x माइनस 8 का गुणा x से करेंगे और इसका फिर तीसरा गुणा x का गुणा x से, इसका गुणा 1 से, तो x माइनस 8 ही होगा। बराबर कितना हो जाएगा 1/160। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। माइनस x माइनस इंटू होगा माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाई, इनको इंटू करो, x का x से हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8 का x से हो जाएगा तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 1/160। देखो बेटा ये माइनस का x प्लस का x कट जाएगा। अब इनका तीसरा गुणा करो, इसका गुणा इधर करो और इसका गुणा इधर करो। ठीक है, करो जरा, इसका गुणा x से करो, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 1 से करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x ही आएगा, और इसका गुणा इससे करो 8 से, तो कितना होगा 160 गुणा कितना हो जाएगा 8। इनको हल करो जरा, कितना आएगा 8 का गुणा 0 से 0, 8 छिंग 48 की 8, बचेगा कितना 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1200 कितना हो गया 40, 1280 सॉरी, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, तो कितना आंसर आया देखो, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, ये इसको उधर ले जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, अब सबको एक तरफ लेकर के आओ तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0। यही आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघाती समीकरण। बात समझ में आई सबको? तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा था बेटा, ये जो क्वेश्चन हमारे को कह रहा था है ना, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया कि जितना भी हमको समय लगा है ना, x किलोमीटर से जितना भी वो चल रहा था, तो जितना भी समय लगा t1 लगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझा देता हूं, देखो। ठीक है, दूसरे जगह लेकर के जाता हूं आपको। हाँ देखो, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। हमने ये बोला, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना भी एक जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, चलिए जो रेलगाड़ी वाला जो सवाल अभी मैंने करवाया, एक बार आपको फिर से जो है जल्दी से क्विक रिकैप बता देता हूं। देखो क्या है ये सवाल, ये सवाल में क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ना, तो एक समान चाल से तय कर रही है जितना भी उसका समय लग रहा है। तो हमने क्या किया, 480 किलोमीटर की दूरी ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर की जो है चाल से कर रहा है, और जो समय लग रहा है, किसको समय लग रहा है, ट्रेन को समय जो लग रहा है वो t1 आवर लग रहा है, t1 घंटे लग रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि सेम दूरी 480 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रही है ट्रेन, लेकिन पहले जितनी भी स्पीड से चल रही थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दिया, तो 8 किलोमीटर पर आवर मैंने लिख दिया, माइनस कर दिया। कम बोल रहा है तो x माइनस 8 कर दिया। अब बोल रहा है, मैंने क्या बोला कि उसको जो समय लगा वो t2 लगा, मान लो जब वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी ट्रेन, तो उसको जो समय लगा वो t2 लगा। सीधी बात है, पहले जितना भी समय लगा था उससे तो ज्यादा ही समय लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरी बार जितना भी समय लगा है ना, वो पहली बार लगने वाले समय से 3 घंटे ज्यादा लगा। ठीक है बेटा, अब देखो T2 का जो वैल्यू है ना, T2 क्या है, तो हमको मालूम है बेटा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है बहुत सिंपल सा, क्या होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये अभी मैंने बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, ये समय को मैंने इधर ले गया, चाल को नीचे ला दिया। ठीक है, अब यहां करें, ये देखो समय है, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है उतना ही 480 बटे चाल कितना है, t2 जब वो है तो उसकी चाल है x माइनस 8, t1 कितना है, तो भैया दूरी तो उतना ही है 480, चाल कितना है x प्लस का 3। अब क्या करो, इसको इधर लेकर के आओ, तो 480 बटे x माइनस 8, अभी मैंने सॉल्व कराया था, 480 बटे x इक्वल टू 3। क्या किया, 480 को मैंने यहां से कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया 3। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटू किया, तो क्या किया x माइनस 8 इंटू में क्या किया x है ना, इन दोनों का इंटू और ऐसे क्रॉस इंटू, x का 1 से तो x माइनस 1 का
सॉरी x माइनस 8 का 1 से तो x माइनस 8, और ये 480 गुणा में है, इधर आकर के भाग लग जाएगा, 3/480 हो जाएगा। अब इनको आगे सॉल्व कर लो, 3 से ये 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 160 यहाँ पर हो जाएगा। इनको सॉल्व करो जरा, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो x माइनस, ठीक है, क्या होगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बटे में, यहाँ कितना हो जाएगा x का गुणा x से होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा 1/160। देखो बेटा इससे ये कट गया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 8 का गुणा 160 से होगा बराबर इनका गुणा 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर कितना होगा, सबको गुणा करके उधर लेकर के जाओ तो बराबर 0, जैसा कि अभी हमने सॉल्व किए थे, है ना। इनको अगर हमने गुणा किए थे तो कितना आ गया था 8 × 48, है ना, तो माइनस का देखो प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा 0, 8 × 48 की 8 बचेगा 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1280 आ गया। अब थोड़ा रीअरेंज करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। ये वाले स्टेप के बाद ये कैसे करता हूं मैं, इसका भी साइड चेंज किया, इसका भी साइड चेंज किया, जब दोनों का साइड चेंज करूंगा तो बेटा यहां पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यही द्विघाती समीकरण आपको बनाना था, अभी इसको सॉल्व नहीं करना है। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं, आज हमने किए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया है कि कोई द्विघाती समीकरण होगा या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं पहचानो, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना, उसके बाद ही बताना कि होगा या नहीं होगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या सॉल्व किए, ये इस वैरायटी का क्या कि आपको कोई सिचुएशन देगा, कोई परिस्थिति देगा और उसमें बोलेगा कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखाइए, ये मैंने बना करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, सबको समझ में आई बात, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लासेस आगे।